पूरे जम्मू कश्मीर के SC ST OBC माइनॉरिटी का सारा मलाई सारी की सारी क्रीम ऐसे अपर कास्ट तथाकथित ऊंची जाति के लोग ले गए। जो बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4), 16(4), 340, 41, 42 संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। किसके कहने पे? मोहन भागवत के कहने पे, RSS के कहने पे। तो बाबा से पर्चा निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को तो पता ही नहीं है क्या होना क्या नहीं होना। वो तो एक आर्ट है, वो तो बहुत सारे लोगों ने TV पे करके भी दिखाया। वही आर्ट उसने भी सीखा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य शुरू कर लिया। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी हैं, तो दोबारा से हम इनको मुबारकें दे रहे हैं। तो जैसे कि बसोत्रा सर, जो आपने यहाँ पे 1.5 साल से धरना लगाया था, जी, तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। अम्बेडकर चौक में बैठ के गर्मी में 44 डिग्री का टेम्परेचर भी जाता था, आपने बड़ा स्ट्रगल किया। तो हम आपके स्ट्रगल को दिल से सलाम करते हैं। तो बसोत्रा सर, मेरे को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो आपने जितनी भी डिमांडें रखी थी, जैसे जातिगत जनगणना, वो तो चलो BJP के थ्रू हो रही है, जहाँ राहुल गांधी ने उनको फोर्स किया, इसके थ्रू हो रही है। उसका हमें इस चीज़ का पूरा ज्ञात नहीं है किसके थ्रू हो रही है, क्यों करवा रहे हैं वो तो आपकी डिमांड पूरी होगी। तो अभी जो आपने अगली डिमांड रखी है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो सकता है, बैलेट पेपर पे भी चुनाव हो जाए। तो आपने जो डिमांडें रखी थी, तो क्या आपने किसी बाबे से कोई पर्चा लिया था या निकलवाया था जिसकी वजह से आपकी ये डिमांडें पूरी हो रही हैं? तो इसकी लिए स्पष्ट कीजिए कि आपने कौन सी डायरेक्शन पे ये डिमांडें रखी थी। अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे मूल निवासी बहुजन समाज का, जिनके समर्थन से मैं पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। मुझे याद है 4 नवंबर 2023 को मैं यहाँ बैठा था, और आज जैसा कि हम दोनों जानते हैं 10 मई 2025 से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। तो सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात की जिन डिमांड्स को लेके मैं यहाँ बैठा था, जैसा कि आप जानते हैं 7 मुख्य डिमांड है और एक एडिशनल डिमांड है। तो बाबा से पर्चा निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को तो पता ही नहीं है क्या होना क्या नहीं होना। वो तो एक आर्ट है, वो तो बहुत सारे लोगों ने TV पे करके भी दिखाया। वही आर्ट उसने भी सीखा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य शुरू कर लिया। उसने अपनी दुकान चलानी थी, बाबा ने चला ली। बेसिकली इसमें होता क्या है अनिल जी, बेसिकली जब हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ते हैं और उनकी विचारधारा के तहत उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, फुले साहब के लिटरेचर को पढ़ते हैं, पेरियर EV रामास्वामी नायकर जी के लिटरेचर को पढ़ते हैं, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, सियाजी राय गायकवाड़ की लिखी हुई 350 किताबें हम पढ़ते हैं, शाहू जी महाराज का जो काम है और उनका जो लिटरेचर है वो जब हम पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो उनके बाद आए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिहार में लेनिन कहे जाते हैं, उनका लिटरेचर है। अर्जक संघ UP में, उनका लिटरेचर अगर आप पढ़ें। उसके बाद पेरियर ललई सिंह यादव जी का अगर आप संघर्ष पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, तो इस तरह एक सीरीज़ चलते चलते संतराम BA जी तक आके खड़ी हो जाती है। संतराम BA जी जो जाति पातिक तोड़ मंडल के जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बाबा साहब को इनवाइट किया था लाहौर में एक भाषण देने के लिए। बाद में वो भाषण गांधी जी के प्रेशर में दे नहीं पाए, और बाबा साहब ने किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो वर्ल्ड वाइड आज फेमस है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो जब आप संतराम BA जी की लिखी हुई 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, इन सब महामानवों को पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जब आप अपने समाज के हितों के लिए सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि इनके हित में कौन सी चीज़ें जानी हैं। जो उनके हित की चीज़ें होती हैं उनको आप सेलेक्ट करते हैं अपने डिमांड चार्टर में। और जब आपको ये पता रहता है कि अभी आपकी सरकार बनाने की पोजीशन नहीं आ पा रही है, क्योंकि EVM हैक होता है, धन बल है, बाहुबल है, ED है, CBI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन भी बिकता है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी तक खरीदी जाती है। तो इतना बड़ा तंत्र हाईजैक जब हो जाता है, तो लोकतंत्र हाईजैक हो जाता है, आपके वोट की कीमत रहती नहीं। बाबा साहब ने वन वोट वन वैल्यू का जो कंसेप्ट दिया, वो ग्रास रूट लेवल पे लागू नहीं हो पाता। तो अभी आप सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आ पाए हैं। तो आप मौजूदा सरकारों को जो सत्ता में है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सूडो कम्युनिस्ट हो और कोई लोग हो, आपको उनको मजबूर करना पड़ता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो विज़न रखा था और विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया और जो हमारे हितों की बात उसमें रखी, उसको कैसे मनवाया जाए।
तो वो जो बातें जब आप सोचते हैं तो एक चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने आ जाता है, जैसे जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन EWS खत्म होना चाहिए, राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट में होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सबको एक समान मिलना चाहिए, EVM धन बल बाहुबल का प्रयोग बंद होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन का खर्चा इलेक्शन कमीशन करे, ना कि कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी। भारत का संविधान मूल रूप से लागू हो, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हो। तो ये सारी डिमांड्स कहाँ से आ रही हैं? फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से, तथागत गौतम बुद्ध के टीचिंग से, भारत के संविधान से और लोकतंत्र की व्याख्या से। इसके अलावा एक डिमांड जो मैंने मुख्य रखी हुई थी, जो एडिशनल डिमांड थी, कि भारत में चाहे केंद्र स्तर के, केंद्र शासित प्रदेश स्तर के या राज्य स्तर के, यूटी लेवल के, सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के कमीशन, एडवाइजरी बोर्ड या और भी इदारे हैं, इनके चेयरमैन, इनके प्रेसिडेंट, इनके मेंबरान या कोई भी ओहदेदारान अगर इन वर्गों के हितों के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं या कोई रिकमेंडेशन देते हैं, तो मेरी एक डिमांड थी जो अब भी है कि उससे कानून बनाकर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए। और क्योंकि इन वर्गों के हितों की अवहेलना तथा कथित ऊंची जाति के लोग इन एडवाइजरी बोर्ड्स में, इन कमीशंस में, इन इदारों में हमारे लोगों को भी शामिल करवा के और ख़ुद भी शामिल होके कर रहे हैं। जैसे कि रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा एक RSS या कच्छाधारी ब्राह्मण बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन बनता है J&K में, और OBC की लिस्ट में सारे ब्राह्मण क्षत्रिय विषय वैश्य घुसेड़ देता है और उसकी रिजर्वेशन को ख़त्म कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। ST के पैरेलल अपर कास्ट का एक पैरेलल ST ग्रुप खड़ा करके ST को बर्बाद कर देता है, SC की रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर देता है, और जो उनको थोड़ी बहुत मिल रही थी रिजर्वेशन अदरवाइज उसको भी खत्म करने में 24 घंटे लगा रहता है। तो एक RSS का कच्छाधारी, निक्करधारी रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा और उसके साथ कुछ अपर कास्ट के और मेंबरान और एक शेड्यूल कास्ट उन्होंने अपने जैसा बिल्कुल जो SC ST OBC की गर्दन काटने वाला उसको शामिल कर लिया और हमारे खिलाफ ये सारे फैसले कर दिए और हम इनका मुंह ताकते रह गए। पूरे जम्मू कश्मीर के SC ST OBC माइनॉरिटी का सारा मलाई, सारी की सारी क्रीम ऐसे अपर कास्ट तथाकथित ऊंची जाति के लोग ले गए। अब क्या होगा? अब तो रिजर्वेशन है ही नहीं, निकलेंगी ही नहीं पोस्टें, इनको मिलेंगी ही नहीं, और गाहे बगाहे कहीं कोई पोस्टें निकली भी तो किसको मिलेंगी? OBC में और ST में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिलेंगी, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को मिलेंगी, और SC में अव्वल तो निकलेंगी नहीं, निकलेंगी तो इनको बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिलेंगी। तो खेल क्या हुआ? जो बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4), 16(4), 340, 41, 46 संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। किसके कहने पे? मोहन भागवत के कहने पे, RSS के कहने पे, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा और उनके बाकी मेंबरान ने, जो कि अपर कास्ट के हैं और एक उनमें शेड्यूल कास्ट भी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का, पीढ़ियों का कत्ल किया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये सोच अब कब पैदा होती है? जब आप फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, समझते हैं, कानून को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके ये सोच पैदा होती है। तो मेरा पर्चा किसी बाबा ने नहीं निकाला, मेरा पर्चा निकालने वाले बाबा का नाम है विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्रांति सूर्य महामानव ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, प्यारी भी सामान्य नायकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति सियाजी राय गायकवाड़, प्यारी भी रामास्वामी, ललई सिंह यादव, ये सारे महामानव, और यशकाई DK खापर्डे जी, यशकाई दीनाबाना जी, मान्यवर कांशीराम जी, और इनके आगे और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें रोशनास किया, हमें अकल दी, सूझबूझ दी, समझ दी। ये है मेरे बाबा जो ये पर्चा निकालते हैं अनिल जी, और इस पर्चे के बेस पे मैं अपने मुद्दे तय करता हूँ, वही मुद्दे मैंने यहाँ रखे। सर, जैसे कि आपने अभी बोला पॉलिटिकल आरक्षण तो लोगों को, कई लोगों को मिला हुआ है, MLA बन चुके हैं, वो मेरे आइडिया में शायद 7 MLA शेड्यूल कास्ट होंगे जी, तो उनको आरक्षण का बेनिफिट तो मिल चुका है, पर कहाँ पे चूक हो रही है कि यहाँ पर बाबा साहब का जो मिशन है वो J&K में या J&K के बाहर बिल्कुल कम चल रहा है, तो RSS का मिशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखिए, बाबा साहब का मिशन बहुत सारे लोगों को लगता है कम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जहाँ तक बात पॉलिटिकल रिजर्वेशन की है, अगर उस एंगल से आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 131 MP हैं रिजर्व कैटेगरी के मेंबर पार्लियामेंट, और 1028 के करीब MLA हैं पूरे भारत में, MLC भी हैं, कारपोरेटर भी हैं,
पंच सरपंच भी हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नतीजे में SC ST OBC आगे आया है। मगर मज़े की बात यह है कि वो उन पॉलिटिकल पार्टियों की टिकट पे आता है जो मनुवादियों की पार्टी है, और वो पैसा भी खर्चते हैं, EVM मैनिपुलेट भी करते हैं, और धनबल बाहुबल और सारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो हमारे में से सबसे घटिया निचले स्तर के जो SC ST OBC हैं उनको चुन के ले जाते हैं, जो हमारे ही हितों के खिलाफ जाते हों, जो हमारा ही गला काटें और उनके चरण और पिछवाड़ा चाट बन के उनके समर्थन में खड़े रहें, उनको वो चुनवा के ले जाते हैं। लिहाजा ये बात आपकी सही है, बाबा साहब की मूवमेंट को इन्होंने रोकने का काम किया। यही वजह है कि 1954 में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय अधिवेशन में ये पारित कर दिया था, बिल पास कर दिया था, पारित कर दिया रेजोल्यूशन कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बेस पे जो हमारे लोग आगे जा रहे हैं वो हमारे हितों की अनदेखी करने के लिए जा रहे हैं, रक्षा के लिए नहीं जा रहे। क्योंकि बाबा साहब ने ड्यूल वोटिंग राइट लाया था कम्युनल अवार्ड के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, उसमें SC ST OBC के वो लोग चुने जाने थे जिनको इन्हीं के लोग वोट डालते, तो वो लोग इनके हितों की रक्षा करते। गांधी जी ने इसके खिलाफ पूना पैक्ट करवाया मरण व्रत रख के, और ये आजकल की रिजर्वेशन जो है ये रिजर्वेशन रखी। अब कैंडिडेट तो SC ST OBC के खड़े होते हैं, वोट सारे जनरल भी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिनको इन लोगों के, इन वर्गों के हितों की रक्षा करनी है वो उनके वोटों पे नहीं जीतता। तथाकथित ऊंची जाति वाले मैनिपुलेट करके सबसे गधे आदमी को, सबसे घटिया निचले स्तर के आदमी को, जो अपने ही वर्ग के हितों की अनदेखी करे या अपने ही वर्ग के बच्चों के गले रेतने का काम करे, उनको चुन के ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक तो बात आपकी ठीक है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे बढ़ने से रुकी, मगर मैं एक चीज़ आपको वाज़े तौर पे बता दूं, आज आपके और मेरी तरह लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरे भारत में फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की मशाल लेके निकले हुए हैं और दिन रात लोगों को रोशनास कर रहे हैं, बाशऊर अकल दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज पूरे भारत में इतना प्रेशर बिल्ट हो चुका है कि अब हमारी मांगे मानने के अलावा ना तो कांग्रेस का भला हो सकता है, ना भाजपा का, ना सूडो कम्युनिस्टों का, ना किसी और का। कांग्रेस डेमोक्रेसी को क्रिप्टोक्रेसी में बदल रही थी और भाजपा डेमोक्रेसी को ओलिगार्की में बदल रही है। इसके बावजूद SC ST OBC का उभार देखने को मिल रहा है। तो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को दुनिया में कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। और 10, 15, 20 साल की बात है, हम शासन पे भी काबिज होंगे, प्रशासन में भी काबिज होंगे, न्यायपालिका पे भी काबिज होंगे, देश के मीडिया पे भी काबिज होंगे, और सभी साधनों संसाधनों पे भी हमारा एकाधिकार होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का एकाधिकार होगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अम्बेडकराइट मूवमेंट चरम सीमा पे पहुँचेगी और निरंतर काम करेगी। अब रही बात, आपने इसका कंपैरिजन जो RSS से किया, RSS तब तक ही सक्सेसफुल हो रही थी जब तक SC ST OBC को मूर्ख बनाकर अपने साथ चला रही थी। अब उनके पत्ते खुल चुके हैं। जितने SC ST OBC के लोग पिछले 25, 30, 40 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे, अब उन्होंने देख लिया कि ये SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, क्योंकि 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इन्हीं से कन्वर्टेड हैं, इनके विरोध में RSS काम करती है। RSS ऐसे है जैसे इजराइल की एजेंसी हो, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान की एजेंसी हो, उन तरक्की याफ्ता मुल्कों की एजेंसी हो जो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने RSS को एक एजेंट के रूप में भारत में रखा हुआ है। बिल्कुल इस तरह से RSS काम कर रही है। और RSS के बीच काम करने वाले SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अब ये जान चुके हैं कि ये इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। लिहाजा अब उन्होंने हाथ खींच लिया और पीछे जा रहे हैं। दूसरा कारण, RSS के पास देश का लूटा हुआ अरबों खरबों रुपया है। जैसे अंबानी को, अडानी को, इन जैसे लोगों को ये लाखों करोड़ रुपया ऋण देते हैं और माफ़ करते हैं। अब 25 लाख करोड़ रुपया ऋण देके जो माफ़ किया उसका कम से कम 12, 13, 14 लाख करोड़ RSS और भाजपा को और इनके लोगों को मिला। 5 स्टार आप BJP के दफ्तर खुल गए, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में 5 स्टार RSS के दफ्तर खुल गए। आप दिल्ली में देखिए 5 एकड़ में जो 5 स्टार होटल भी फेल कर दिया, 7 स्टार होटल भी फेल कर दिया, इतना बढ़िया दफ्तर खुल गया और उसमें AC लगे हैं, कमरे 5 स्टार हैं, 5 स्टार अरेंजमेंट हैं। अब हुआ क्या, वो RSS जो गली गली, कूचे कूचे, घर घर में घूमती थी, अब आराम से 5 स्टार होटलों में सो रही है। अब वो काम नहीं कर रही, तो यहाँ भी ये फेल हो रहे हैं। तीसरी बात जो मैंने स्टडी की वो ये है कि इन्होंने अपने तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। हुआ क्या, मुट्ठी भर RSS के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ और बाकी RSS के लोग मुंह ताकते रह गए। और जो पैरा ट्रूप करके कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के और SC ST OBC के लोग BJP में या RSS में गए, उनको सबको फ़ायदा हुआ।
तो जो आरएसएस का बेसिक कार्यकर्ता है उसको ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला, वो भूखा नंगा नाच निचोड़ रहा है, अब वो भी कट गया इनसे। तो आरएसएस की स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो चुकी है, इनके कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो चुके हैं। ये SC ST OBC को टॉर्चर करते हैं, SC ST को मूंछ रखने पे मार देते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे मार देते हैं। SC ST का बच्चा पानी के गड्ढे को हाथ लगाए 2 साल के बच्चे को मार देते हैं। ये वो लोग हैं। हाथरस में हमारी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई, उसको प्रशासन ने बिना माँ बाप की इजाज़त के आधी रात को जला दिया। आई आरएसएस उसके बचाव में? नहीं आई। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग OBC बच्ची का बलात्कार किया, उसके पूरे खानदान को मार दिया। आई आरएसएस उसके फेवर में नहीं आई। OBC की बच्चियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो है एलिगेशन लगाए, आरएसएस उनके समर्थन में आई? नहीं आई। यहाँ अरसाना में जो हमारी ST बच्ची के साथ हुआ, आरएसएस उसके समर्थन में आई? नहीं आई। उल्टा आरएसएस ने बलात्कारियों का समर्थन किया, उनको न्याय नहीं मिलने दिया, पीड़ितों को, उनको बचाया, कल्प्रिट्स को बचाया। हर जगह ये कल्प्रिट्स के साथ जो जुर्म करते हैं उनके साथ खड़ी है। यानी टेरर क्रिएट करने वाले लोगों के साथ आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन आपको खड़े मिलेंगे। तो SC को मारता है, ST को मारता है, OBC को मारता है, मुस्लिम को डराता है, सिख को डराता है, क्रिश्चियन को डराता है। डराना ही टेरर होता है। तो ये जो टेरर पूरे देश में क्रिएट कर रहे हैं 90-95% लोगों में, यही टेररिस्ट हैं। तो आरएसएस का एजेंडा खुल के सामने आ चुका है। अब इनको वो समर्थन मिलना बंद हो चुका है जो पहले मिलता था। जो देशभक्ति के ये गाने गाते थे, राष्ट्रवाद के गाने गाते थे, उनका बांडाफोड़ हो चुका है। अब ये पता चल चुका है एक विदेशी एजेंसी है, विदेशियों के लिए काम करती है, भारत की तरक्की को रोकती है, भारत को बर्बाद करने का काम करती है। लिहाजा इस वजह से अम्बेडकरवाद अब सर्वोपरि है और ब्राह्मणवाद कह लीजिए और मनुवाद कह लीजिए, आरएसएस कह लीजिए, इनका एजेंडा अब धराशायी हो चुका है। अब ये औंधे मुंह ज़मीन पे गिर चुके हैं। अब इनका कोई मुस्तकबिल, कोई फ्यूचर, कोई इनका आगे भविष्य नहीं है। ये गॉन केस हैं, जा चुके हैं। अब दुनिया इनको समझ चुकी है।